नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ का इस्तीफा, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी से संबंधित पर विवाद। 1 महीने में 2 मंत्री सरकार से बाहर। नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और कारोबारी दीपक भट्ट से संबंध का आरोप है। इसके अलावा निवेश और वित्तीय लेन देन को लेकर भी सवाल उठे हैं। नेपाल के अखबार कांतिपुर की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने निष्पक्ष जांच और हितों के टकराव से बचने के लिए पद छोड़ने की बात कही। गुरुङ ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, मैंने अपने खिलाफ उठे सवालों को गंभीरता से लिया है। मेरे नैतिक किसी भी पद से बड़ी है और जनता का भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। यह नेपाल की नई सरकार में 1 महीने के भीतर दूसरा मामला है जो किसी मंत्री को पद से छोड़ना पड़ा है। इससे पहले 9 अप्रैल को श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्री दीपक कुमार साह को अनुशासनहीनता के आरोप में हटाया गया था। दीपक भट्ट की गिरफ्तारी के बाद गुरुङ पर सवाल उठे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुरुङ के कारोबारी दीपक भट्ट से संबंध को लेकर विवाद हुआ। दीपक भट्ट को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया और मामले की जांच जारी है। भट्ट की गिरफ्तारी के बाद गुरुङ की वित्तीय गतिविधियों, निवेश और शेयर को लेकर सवाल उठने लगे थे। मीडिया में उनके कथित संबंध और असमान ट्रांजैक्शन पर लगातार रिपोर्ट आई है। कांतिपुर को मिले बैंक रिकॉर्ड के अनुसार गुरुङ के निजी खाते, उनके संस्था हामी नेपाल और कंपनियों के बीच बड़े पैमाने पर लेन देन हुए। इनमें कई ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिनका सोर्स और उद्देश्य साफ नहीं है। रिकॉर्ड बताते हैं कि हामी नेपाल के खाते हिमालयन बैंक और नाबिल बैंक में थे। फरवरी 2025 में हिमालयन बैंक का खाता बंद किया गया जिसमें 53.4 लाख रुपए थे। इसमें 30.9 लाख रुपए नाबिल बैंक में ट्रांसफ़र किए गए। नाबिल बैंक खाते में जुलाई 2021 से अगस्त 2025 के बीच 2.28 करोड़ रुपए जमा हुए। इनमें 2015 में मनीता देवकोटा नाम के व्यक्ति ने 4.4 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए, जिनकी पहचान सार्वजनिक नहीं है। निजी खाते में कोविड फंड और कैश जमा। रिकॉर्ड के मुताबिक 2021 में गुरुङ के निजी खाते में करीब 60 लाख रुपए आए थे जो कोविड सहायता के तौर पर जुटाए गए थे। इनमें से 25.9 लाख रुपए बाद में संस्था के खाते में ट्रांसफ़र किए गए। इससे यह सवाल उठता है कि सहायता राशि पहले निजी खाते में क्यों आई। इसके अलावा अलग अलग लोगों ने उनके खाते में बड़ी रकम जमा की। 9 मई 2023 को चांग अग्रवाल और विजय कुमार श्रेष्ठ ने 22.5 लाख रुपए और 37.5 लाख रुपए जमा किए। अगले 10 मई को गुरुङ ने 25 लाख रुपए लिबर्टी माइक्रो लाइफ इंश्योरेंस और स्टार माइक्रो इंश्योरेंस में ट्रांसफ़र किए। रिकॉर्ड के अनुसार उनके पास इन 2 कंपनियों में 25 हज़ार शेयर हैं। हालांकि गुरुङ का कहना है कि उन्होंने ये शेयर लोन लेकर खरीदे, लेकिन जमा करने वालों और लोन देने वालों के बीच संबंध साफ नहीं है। नेपाल में जनजी आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे गुरुङ सितंबर 2025 में हुए जनजी आंदोलन के प्रमुख चेहरों में थे। उनकी उम्र 36 साल है, जिस पर यह सवाल भी उठे कि जनजी का हिंसा नहीं है। उन्होंने 27 मार्च को बालेन शाह के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में गृह मंत्री बनाया गया था। नियुक्ति के अगले ही दिन उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। दोनों नेताओं को 28 मार्च की सुबह गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई 8 सितंबर को जनजी प्रदर्शनों के पहले हुई लापरवाही से मौतों के मामलों में जांच की आयोग की सिफारिश पर थी। हालांकि बाद में दोनों को रिहा कर दिया गया। बालेन शाह सरकार के विवादित फैसले। भारत से आने वाले सामान पर सख्ती। नई सरकार ने 100 रुपये से ज़्यादा कीमत वाले सामान पर अनिवार्य शुल्क लगा रखी है। सीमा के लोग और व्यापारी कहना है कि यह फैसला आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। छात्र राजनीति पर रोक। सरकार ने कॉलेज में छात्र संघों और राजनीतिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। छात्रों का कहना है कि यह उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। पूर्व नेताओं पर कार्रवाई। सत्ता में आते ही उन्होंने भ्रष्टाचार और पुरानी मौतों के मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली, शर्मा अन्य बड़े नेताओं के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी के आदेश दिए, जिसे कुछ लोग बदले की राजनीति बता रहे हैं। शिक्षा में बदलाव। कक्षा 5 तक पारंपरिक परीक्षाएं खत्म करने का फैसला भी विवाद में रहा।